हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत के परमाणु रिएक्टर के बारे में देखेंगे कि भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं। परमाणु रिएक्टर की संरचना के बारे में हम लोग समझेंगे कि देखेंगे बिजली का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, हम लोग एक फिगर बनाएंगे, वो फिगर के माध्यम से समझेंगे कि परमाणु रिएक्टर किस प्रकार का होता है, वो कैसे काम करता है। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आप लिखते हैं परमाणु रिएक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया परमाणु रिएक्टर। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले बताते हैं कि ये बिजली, परमाणु रिएक्टर से क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। तो बिजली उत्पादन के हम लोग कुछ समझेंगे कि बिजली उत्पादन कितने तरीके से किया जा सकता है। तो बिजली उत्पादन कितने तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं बताते हैं। देखिए, बिजली हमारा 4 तरीके से उत्पादित किया जा सकता है। एक तापीय बिजली उत्पादन हो सकता है। तापीय मतलब जैसे कोयला से बिजली उत्पादन हो सकता है, और पेट्रोल से हो सकता है, डीजल से हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तापीय बिजली उत्पादन। ठीक है, और हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया तापीय ऊर्जा बिजली उत्पादन, इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरा पे आएंगे, तो हमारा एक नवीकरणीय बिजली उत्पादन होता है। नवीकरणीय कैसे होता है, जैसे हमारा सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है, पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है, ज्वार भाटा से बिजली का उत्पादन होता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा कौन सा, नवीकरणीय बिजली उत्पादन। तीसरे में हम लोग आएंगे, तो तीसरा हमारा एक हो जाएगा परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन। तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ हम कैडमियम कैडमियम एक होता है, ये हमारा होता है ये यूरेनियम को जलाकर उससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया। और हम लोग देखें तो हमारा सबसे बड़ा एक जो है वो हम लोग नदियों के पानी यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट लगा के बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बारी बारी से लिखते हैं। तो एक हमारा क्या है, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब के माध्यम से तापीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा पे क्या लिखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा से क्या होता है कि इसमें पवन पवन चक्की के माध्यम से हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। और ताप, ये हमारा क्या होता है, जो ज्वार भाटा होते हैं उससे हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। या सोलर पैनल, सौर ऊर्जा का नाम आप लोग सुने हैं ना, सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, तो तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा परमाणु रिएक्टर, यानी परमाणु भट्टी से उत्पादन कर सकते थे। आप लिखेंगे परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा हो गया परमाणु ऊर्जा। फिर हम लोग चौथा अगर देखें, तो चौथा हमारा है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जल विद्युत ऊर्जा। तो ये हमारे कितने प्रकार के हो गए, 4। तापीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। हम लोग इसमें से पढ़ेंगे क्या आज, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये परमाणु ऊर्जा के बारे में। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में हम लोग बता देंगे, थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को वीडियो इसका चाहिए तो इसको हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे कि तापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में जो पवन ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, और जो हमारा सौर ऊर्जा है, इन सब का मात्रा कितनी है, कैसे उत्पादन होता है, इन सब के बारे में भी अलग वीडियो में बता देंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। देखिए, ऊर्जा, ये जो हमारा बिजली का उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन का तरीका क्या होता है कि सब में सेम होता है, लेकिन उसकी जो उसमें जो ऊर्जा का प्राप्ति होती है, जिससे ऊर्जा उसको मिलेगी कि बिजली बनाने के लिए, तो वो सबका अलग अलग होता है। लेकिन बिजली बनाने का तरीका सेम होगा। देखिए बताते हैं कैसे सेम होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। ऊपर लिखे हैं परमाणु रिएक्टर, या आप लिख देते हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इसको रिएक्टर में लिखे, आप लिखिए परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परमाणु ऊर्जा। देखेंगे हमारा कि परमाणु ऊर्जा उत्पादित कैसे होता है। देखिए, बिजली का निर्माण कैसे हम लोग करेंगे, तो बिजली का निर्माण हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि दो हमारे यहाँ पे मान लीजिए चुंबक हो गए। ठीक है, ये हमारे दो चुंबक हो जाएंगे। दो चुंबकों के बीच में एक हमारा यहाँ पे ये घूमता, ये वाला क्षेत्र हमारा जो है, दो चुंबकों के बीच में ये हमारा, इसको अगर हम लोग ये देखिए हमारा चुंबक, ये चुंबक फर्स्ट हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे चुंबक, और ये हमारा हो गया चुंबक। अगर आप लोग इसको जानना है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर। तो ये हमारा जो आर्मेचर हो गया, ये क्या करेगा, देखिए घूमता कैसे है। ये देखिए, इसका जो चुंबक होता है, चुंबक का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे आप लोग किसी वस्तु को देखिए, कोई चुंबक एक छोटा सा ले लीजिए, और उसके पास आप अगर कोई किसी लोहे की वस्तु को अगर लाए,
तो देखेंगे कि किसी एक निश्चित दूरी पर होगा तो लोहे को नहीं खींचेगा, लेकिन आपको उस दूर लाते जाएंगे तो कोई एक ऐसा इस बिंदु आएगा जहां से वो चुंबक उस वस्तु को, अगर वस्तु हल्का है मतलब चुंबक की अपेक्षा, तो उसको अपने पास तुरंत खींच लेगा। तो क्या होता है कि उसकी मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र ये और चुंबक जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को कहीं काटते रहते हैं। तो ये बीच में जो हमारा आर्मेचर होता है, इसी को हम लोग घुमाने के लिए यहाँ अनेक प्रकार का, इसको मतलब घुमाने के लिए क्या करते हैं कि कभी हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम जला के ऊर्जा को उसमें करके इसको मतलब घुमाने की कोशिश करेंगे। कभी हम लोग ऊपर से पानी को गिरा के उससे घुमाने की कोशिश करेंगे, कभी हम लोग इसको वाष्प से घुमाने की कोशिश करेंगे, कभी इसको हवा के माध्यम से घुमाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा होता है ये बिजली बनाने का एक मतलब प्रोसेस होता है कि इसी चुंबक दोनों साइड बड़ी, ये चुंबक हम छोटे बनाए हैं, लेकिन जो हमारा बिजली घर होता है वहां पे ये चुंबक बड़े बड़े होते हैं, ये आर्मेचर बड़ा होगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये मतलब यहाँ पे पंखे कुछ लगे हुए होते हैं, इन पंखों को हम लोग क्या करते हैं घुमाते हैं किसी न किसी, जैसे कि पानी से घुमा दिए, वाष्प से घुमा दिए, हवा से घुमा दिए। तो ये हम इसको किसी न किसी तरीके से घुमाएंगे तो ये जब स्पीड से घूमने लगता है, तो जब ये कुछ तेजी से घूमेगा तो तेजी से घूमने के बाद क्या होता है कि इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र आपस में करता है, तो इससे क्या होता है कि बिजली उत्पादित होती है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्लस माइनस इसको यहाँ से निकाल के और एक यहाँ पे हम लोग बल्ब लगा के इसको जला सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा बल्ब हो गया और ये यहाँ पे फिर जलने लगेगा। तो ये हम लोग देखिए, आप लोग अगर ये आप लोगों को ना समझ में, आप लोग मतलब जब छोटे रहे होंगे या अभी मतलब आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आप लोग देखेंगे साइकिल में हम लोग क्या करते थे कि पीछे जो हमारा पहिया होता है उस पर हम लोग एक छोटी छोटी आती थी मोटर करके, उसको हम लोग क्या करते थे कि बांधते थे और साइकिल के आगे एक लाइट लगाते थे हम लोग। तो वो क्या करता था कि जब साइकिल हम लोग चलाते थे स्पीड से, तो वो साइकिल पहिया जब साइकिल का चलता था तो पहिया के साथ साथ वो जो मोटर होती थी, मोटर का जो पतला सा भाग निकला होता था ये वाला और जो हमारा भाग निकला होता था, इसको हम लोग क्या करते थे कि साइकिल के पहिए से जोड़ देते थे। और ये जब साइकिल का पहिया हमारा चलता था तो इसके साथ साथ ये भी इससे घर्षण होकर चलता रहता था। और जब ये चलता था हमारा तो क्या होता था कि ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा होता था, हम लोग इसमें से प्लस माइनस का तार निकाल के और हम लोग क्या करते थे कि बल्ब जलाते थे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये हमारा जो बड़ा मतलब विद्युत घर होता है, सेम उसी प्रकार से काम करता है। वो वहां पे हमारा छोटा था और यहाँ पे हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारा बिजली उत्पादन का तरीका ये एकदम मतलब सेम सब में रहेगा, बस हम लोग को ये जो हमारा ये पंखा है इसको नचाने का तरीका मतलब चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कभी कभी हम लोग जल का इस्तेमाल करेंगे, यानी पानी का इस्तेमाल करेंगे कि पानी ऊपर से तेजी से इसमें गिराएंगे। जैसे आप लोग अगर देखेंगे कि जल विद्युत कैसे उत्पादित होता है, तो जल विद्युत उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नदी पे बड़े बड़े बांध बनाते हैं। बांध बना के क्या करते हैं कि उसके पानी को इकट्ठा किया जाता है, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक वहां पे जब मतलब जहां पे वो बना रहता है दीवार पानी रोकने के लिए बांध, उस दीवार से हम लोग क्या करते हैं कि एक पतला मतलब कि छेद करते हैं। अगर समझ लीजिए इधर पानी इतना ज्यादा इकट्ठा होता है कि उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो पानी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई मतलब दीवार बना के ये पानी पूरा रोके हुए हैं और यहाँ पे हम एक छोटा सा छेद कर दें, तो ये पानी इतनी प्रेशर से निकलेगा कि इस पंखे को बहुत तेज घुमाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब कुछ जैसे कि बड़े बड़े ये हमारे मतलब प्लेट जैसे बने होते हैं, इसी प्लेट पे पानी पड़ता है और पानी पड़ने के पश्चात ये इसको क्या करता है कि तेजी से घुमाता है, और तेजी से घुमाने के पश्चात क्या होता है कि हमारी बिजली उत्पादित होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जल विद्युत ऐसे उत्पादित होता है। और हम लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में तो समझना ही है, तो परमाणु ऊर्जा का एक हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हम लोग आप लोग समझ लीजिए कि बिजली कैसे उत्पादित होता है। फिर परमाणु ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। परमाणु ऊर्जा हमारे लिए क्या होता है, घातक भी हो सकता है अगर इसका हम लोग सही से इस्तेमाल ना करें, इसका सही से मतलब कि हम लोग रख रखाव ना करें, तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग कभी एक मतलब घटना सुने होंगे, देखे होंगे, जो हमारा हुआ था यूक्रेन में चेरनोबिल घटना। यूक्रेन में हमारा चेरनोबिल घटना हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। तो 26 अप्रैल 1986 को जो हमारा चेरनोबिल में घटना हुआ था यूक्रेन में, वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे मतलब जो घटना हुई थी उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये घटना हुई थी कैसे, जब इस मतलब ये जो रिएक्टर हमारा बनाया गया था जो चेरनोबिल वाला, उस रिएक्टर में क्या होता कि विस्फोट हो गया था। विस्फोट होने के पश्चात उसकी जो मतलब दीवारें थी जो उसको मतलब मजबूत बनाती थी, वो दीवारें टूटकर उसमें से विस्फोट हुआ, तो उसके जो रेडियो एक्टिव तत्व थे वो बाहर वाले क्षेत्र में फैल गए, और बाहर वाले क्षेत्र में फैलने के कारण वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो गई, वहां पे ढेर सारे जान माल की हानि हुई थी। और सेम उसी प्रकार से एक हमारा फुकुशिमा, जापान में एक क्षेत्र हमारा फुकुशिमा, फुकुशिमा में भी एक हमारा परमाणु रिएक्टर बनाया गया था जापान में। तो वहां पे भी सुनामी आने के कारण, जब 2011 में वहां पे सुनामी आई, तो सुनामी का पानी जो था वो परमाणु रिएक्टर के अंदर घुस गया। परमाणु रिएक्टर के अंदर पानी घुसने के कारण क्या हुआ
कि वो जो पानी था वो दूषित हो गया पूरे तरीके से, और समुद्र का पानी इतना ज्यादा उसके अंदर घुस गया था कि वो दूषित हो गया था। तो उसको वहां जापान सरकार ने क्या किया कि उस पानी को पूरी तरीके से रोक दिया, मतलब कि वो पानी समुद्र में न जाने पाए, क्योंकि वो पानी दूषित हो गया था। तो उस पानी को समुद्र में न जाने दिया जाए, उसको रोका गया, और उस पानी को करीब 10 साल तक उसको मतलब कि फिल्टर किया गया, मतलब साफ कर करके धीरे धीरे उस पानी को समुद्र में छोड़ा गया। तो वहां पे भी मतलब अगर वो विस्फोट होता तो हानि होती, लेकिन वहां पे सुनामी का पानी जो था उसको मतलब रोक दिया गया, और उस पानी को धीरे धीरे फिल्टर करके समुद्र में डाला गया। तो वहां पे कुछ ज्यादा हानि नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारा चेरनोबिल वाला घटना था वहां पे कई लोगों की मृत्यु हुई थी। उसको क्या हुआ था कि जो मतलब मीडिया जो उसको जो दिखाने जाती थी, वो लोग देखिए, ये जो हमारा यूरेनियम से चलता है, रेडियो एक्टिव जो हमारा परमाणु ऊर्जा है, परमाणु भट्टियां होती हैं, वो हमारा यूरेनियम, थोरियम, इन सबसे चलती है। तो यूरेनियम थोरियम कहा है कि ये हमारा एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में से रेडियो तरंगें निकलती हैं, रेडियो जैसे ये आप लोग समझ लीजिए, यूरेनियम जो होता है वो हमारा एक परमाणु बम की तरह काम करता है। परमाणु बम में भी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो परमाणु बम की तरह ही हमारा यूरेनियम काम करता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग यूरेनियम, मतलब जो हमारा परमाणु भट्टी जलाया जाता है तो उसमें यूरेनियम के हम लोग क्षण डालते हैं और उसको जलाते हैं, तो जिससे हमारा ये ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो उससे हम लोग वाष्प बनाते हैं, वाष्प बना के पानी को उस टरबाइन पे डालते हैं, ये जो हमारा बताया अभी आप लोग बनाए थे, तो उस पूरे को हम लोग बोल सकते हैं टरबाइन। तो टरबाइन पे डालते हैं तो उससे हमारा बिजली उत्पादित होता है। तो ये देखिए, हम पहले इसको आप लोग इतना समझे होंगे कि चेरनोबिल घटना कैसे हुई थी। वहां पे चेरनोबिल घटना में मतलब कई लोगों की मृत्यु हुई थी। वहां पे जो मतलब उसको बुझाने के लिए, मतलब जो एयर, मतलब जो हमारे मतलब जो सेना के जवान होते हैं उन लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था। तो वहां पे जाने के पश्चात क्या होता है कि उन लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो ऊपर से गए थे। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो था वो पूरा ऊपर नीचे सभी जगह फैल गया था। तो ऊपर आसमान से जब मतलब जो वो लोग वर्षा करा रहे थे बुरान की, उसको बुझाने के लिए, तो वहां पे भी उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं कि जो हमारा मतलब है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए पहले हम लोग कोयले से बिजली कैसे उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा एक, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा ये मान लीजिए पूरा ऐसे बना लेंगे इसको। इस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोयला रखते हैं कोयला जलाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कोयला हो गया, ये जलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर हम लोग पानी रख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा पानी का एक टंकी होता है। पानी की टंकी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी भर देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पानी। तो पानी देखिए इतना, ये पूरा पानी अगर इसको हम लोग गर्म करना चाहें, ये हमारा देखिए कोयला यहाँ पे ढेर सारा हम लोग जलाते हैं। और कोयले को हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा करके जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा कोयला जलाएंगे तो बड़ा कोयला बीच में इसका राख कुछ बच जाता है, तो हम लोग कोयले को छोटा छोटा करके जलाते हैं। तो छोटा छोटा करके जलाएंगे तो हमारा कोयला क्या होता है कि जलता है। और कोयला इस पूरे बड़े वाले टंकी को अगर गर्म करना चाहे तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग को ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग, इस जो बड़ी टंकी है, इस पानी को हम लोग क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से, ऐसे हम लोग छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से इसको ऐसे कर देते हैं ना। ये पतले पतले पाइप होते हैं, पतले पतले पाइप होते हैं, तो क्या होता है इससे, ये पतले पतले पाइप से हम लोग पानी नीचे लाते हैं, फिर इसको हम लोग ऐसे करके ऊपर से ये टरबाइन में भेजते हैं। देखिए हमारा छोटा जो पतला पाइप है, इसको देखिए, ये जो पतले पाइप में अगर हमारा मतलब, ये मान लीजिए हमारा पाइप हो गया, अगर इसको हम लोग गर्म करना चाहें तो ये हमारा क्या होगा कि जल्दी गर्म हो जाएगा। और इस बड़ी टंकी को हम लोग गर्म करेंगे तो ये ज्यादा उष्मा लेगा। इसको हम लोग कम उष्मा में गर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कोयला होता है ये जलता है, और जलने के पश्चात इस पूरी जो ये हमारा पानी वाला जो ये मतलब पाइप वाला पानी है, ये बहुत ज्यादा गर्म होके ये पूरी तरह से वाष्प में चेंज हो जाता है। और वाष्प में इतनी ताकत होती है, आप लोग वाष्प का अगर मतलब देखना चाहें तो हमारे घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकर, प्रेशर प्रेशर कुकर जो हमारा होता है, उसमें समझ लीजिए हम लोग क्या कि 1 पाव या आधा लीटर पानी रखते हैं, और उसको हम लोग गैस पे गर्म करते हैं। गैस पे गर्म करने के पश्चात वो जो हमारा ऊपर का सीटी वाला भाग होता है, वो इतनी प्रेशर से उसको ऊपर उठाता है। तब समझिए कि अगर ये हम लोग यहाँ पे, ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा होता है। करीब ये हमारा जैसे कि इसको 2 3 4 बीघे में बनाया जाता है, ये पूरा मतलब बड़ा क्षेत्र होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 4 ट्रक कोयला जलाएं, और ये पानी करीब हो हमारा मतलब मान लीजिए 20 टन 30 टन पानी इसको मतलब गर्म कर रहे हैं, तो ये इतनी प्रेशर से गर्म होकर मतलब यहाँ से वाष्प इसका निकलेगा। यहाँ से मान लीजिए वाष्प हो गया, और यहाँ पे हम लोग बना दिए इसे, ये हमारा हो गया मान लीजिए, फिर से वही टरबाइन बनाते हैं। ये हमारा हो गया चुंबक दोनों, और यहाँ पे हम लोग बना दिए ये आर्मेचर। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा दिए पंखा। ये हमारा हो गया ऐसे करके पंखा कुछ, ये हमारा मान लीजिए पंखा हो गया। ठीक है, और इस पंखे को क्या करेगा कि ये जो हमारा वाष्प वाला पाइप होगा, इसको डबल मतलब पाइप से आएगा वाष्प ना, तो इसमें से जो हमारा वाष्प निकलेगा, इस वाष्प से ये पंखा इतनी तेजी से घूमेगा, इतने मतलब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो ये इतनी तेजी से घूमेगा कि ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे था,
ये चुंबकीय क्षेत्र कटेगा इससे, तो क्या होगा कि इसमें बिजली अपने आप बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोयले का प्रोसेस। लेकिन कोयले से हम लोग क्या करते थे कि कोयला जलाने से हमारा क्या होता था, कोयला जलाने से उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा, तो इन सब की मात्रा ज्यादा निकलती थी, मतलब कि हमारा वायु प्रदूषण ज्यादा होता था। तो हम लोग क्या किए, और ये जो कोयला होता है, ये कोयला ढेर सारा हमको जलाने पर थोड़ी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम लोग कोयले को, मतलब कोयला अभी भी इस्तेमाल होता है, ये नहीं कोयला बंद हो गया, लेकिन कोयले की जगह पे हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम का मतलब अगर एक आप छोटा सा टुकड़ा लेके जलाना चाहें उसको, मान लीजिए यूरेनियम का ये एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, अगर इसको हम लोग जलाएं तो ये हमारा करीब, मतलब अगर इससे हम जला के बिजली उत्पादन करना चाहें तो ये हमारी बिजली करीब एक जिले को पूरा बिजली दे सकती है, मतलब करीब एक सप्ताह तक। ठीक है, तो यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा जलाने पर ढेर सारा ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और लगभग विश्व में सबसे ज्यादा अगर महंगा पदार्थ देखना चाहें तो हमारा यूरेनियम होता है। यूरेनियम यूरेनियम भारत में लगभग राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ झारखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब ये झारखंड में इसका और राजस्थान में ढेर थोड़े मतलब मात्रा में पाया जाता है, और भारत में ये ज्यादा नहीं पाया जाता। इसको हम लोग विदेशों से आयात करते हैं, आयात करके फिर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा क्या स्ट्रक्चर था कोयला का। अब यहाँ पर हम लोग कोयले को हटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोयले के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो कोयले के स्थान में हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूरेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया मान लीजिए यूरेनियम। यूरेनियम हमारा हो गया। यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, जब यूरेनियम को हम लोग गर्म करेंगे, तो जब हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो यूरेनियम क्या होता है कि आप लोग को पता है चेरनोबिल वाला घटना। तो चेरनोबिल वाले घटने में क्या हुआ था कि यूरेनियम, मतलब यहाँ पे जो इसकी मतलब सुरक्षा वाल्व थे, सुरक्षा वाल्व कमजोर होने के कारण इसमें विस्फोट हो गया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखिए यहाँ पे, ये मतलब मान लीजिए हमारी टंकी हो गई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक हमारा दीवार बनाई जाती है, ऐसे एक हमारी ये दीवार बनाई जाएगी। आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोग इधर कभी एमपी साइड में गए हो, तो एमपी साइड जब जाने लगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमारा पड़ता है नरोरा। नरोरा स्थान पर नरोरा परमाणु रिएक्टर, तो वहां पे आप लोग देखेंगे ऐसे ऐसे कई ढेर सारे बने होते हैं, और ऊपर से इसमें धुआं निकलने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मान लीजिए परमाणु। ये हमारा किससे बना होता है, तो ये हमारा कंक्रीट से बना होता है। ठीक है, ये हमारी बहुत मोटी दीवार होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर परमाणु, ये जो हमारा यूरेनियम है, ये परमाणु भट्टी अगर कभी मान लीजिए विस्फोट होती है, तो विस्फोट होने के पश्चात इसमें जो परमाणु रिएक्टर में मतलब जो ये रेडियो एक्टिव तत्व निकलेंगे, वो इसके बाहर नहीं जा पाएंगे, वो इसके अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारे बाहरी वातावरण का ज्यादा मतलब बाहरी वातावरण पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया यूरेनियम, यहाँ पे जलता है। अगर यूरेनियम को एक बार हम लोग यूरेनियम को जलाने के लिए पहले देखिए हम लोग जर्कोनियम का इस्तेमाल करते हैं। जर्कोनियम, जर्कोनियम। ठीक है, जर्कोनियम, ये आप लोग नाम ध्यान दीजिए, जर्कोनियम, इसको लिख देते हैं ठीक से ना, जर्कोनियम, जर्कोनियम। ये हम लोग जर्कोनियम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूरेनियम जो होता है वो कम तापमान में नहीं जल पाता। यूरेनियम को जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा उष्मा देंगे तब वो जलेगा, तो ज्यादा उष्मा के लिए यूरेनियम को हम लोग जर्कोनियम पहले इसमें जला देते हैं, और जर्कोनियम के जलने से जो उष्मा प्राप्त होती है उससे यूरेनियम मतलब जल जाता है। फिर वो एक बार जलने के बाद उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बताते हैं। देखिए ये पूरी हमारी कंक्रीट की एक दीवार बनी रहेगी, इसको हम लोग क्या करते हैं इतनी मजबूत बनाते हैं कि इसको हम लोग मजबूत इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये यूरेनियम हमारा कभी अगर मान लीजिए भविष्य में कभी इसका विस्फोट होता है तो ये इसके बाहर न जाने पाए। अगर बाहर जाएगा तो हमारा वातावरण करीब 30-40 किलोमीटर के एरिया इससे इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इससे प्रदूषित होने के बाद वहां पे मतलब कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और वो कई साल तक करीब इसका प्रभाव अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका प्रभाव 20 से 25 साल तक रहता है। 20 से 25,000 साल तक, 20 से 25,000 साल तक इसका प्रभाव बना रहता है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। अभी आप लोगों को जो बताया चेरनोबिल वाला घटना, चेरनोबिल वाली घटना में क्या है कि वहां पे अभी तो सोचिए 1986 में घटना हुई थी, और आज तक वहां पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि वहां पे उस जो रेडियो एक्टिव तत्व था उसके अभी रेडियो एक्टिव तत्व वहां पे मौजूद है, मौजूद होने के कारण वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। अभी देखिए हमारा जो यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा था, तो सभी जगह आक्रमण हुआ, सभी जगह लड़ाई हुई, सभी जगह सब कुछ हुआ, लेकिन चेरनोबिल पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ रूस के द्वारा। ठीक है, चूंकि चेरनोबिल जो हमारा है वो यूक्रेन में स्थित है। तो ये हमारा हो गया जर्कोनियम के माध्यम से यूरेनियम को भड़काया गया। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम जब हमारा एक बार भड़क जाता है, मतलब जब बार मतलब आग उसमें पकड़ लेती है, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कैडमियम की कुछ क्षणों का इस्तेमाल करते हैं। ये कैडमियम की क्षणों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम कैडमियम, कैडमियम या बोरान। ठीक है,
कैडमियम या बोरान की छड़ों का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड से, और इसको क्या करेंगे कि ढक देंगे। ठीक है, जब ये ढक जाएगा तो इसकी जो मतलब उष्मा होती है वो थोड़ा इसमें इसकी न्यूट्रॉन की मात्रा जो कि ये अवशोषित कर लेगा, और ये थोड़ा मतलब इसकी जो जलने की क्षमता हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसको अगर बंद भी करना है हम लोगों को यूरेनियम को जलाना, तो बंद करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है जब इसमें मतलब आग भड़क जाती है, ठीक है, जब इसमें आग भड़क जाएगी, जब एक बार आग लग जाता है तो ये इतनी तेजी से जलता है, इतनी तेजी से चलने के कारण क्या होता है इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर से इसको हम लोग इसमें शीतलक का इस्तेमाल करते हैं, शीतलक, शीतलक या मंदक। ठीक है, शीतलक या मंदक। तो शीतलक या मंदक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो शीतलक या मंदक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या तो D2O, D2O यानी भारी जल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड। D2O का नाम होता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड या भारी जल। ठीक है, या तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट। ठीक है, D2O का नाम आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब पेपर में पूछता है कभी D2O क्या होता है, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड या भारी जल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शीतलक। शीतलक या मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो D2O या ग्रेफाइट का। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैडमियम और बोरान होता है इसको हम लोग इसकी मतलब जो ज्वलन क्षमता, ज्वलनशील क्षमता होती है, जो इसकी ऊर्जा की मात्रा को या इसके न्यूट्रॉन को हम लोग कम करने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैडमियम की छड़ या बोरान की छड़ को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा। अब देखिए हम लोग अगर देखें कि भारत में ऐसे कितने मतलब कि परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं, तो भारत में ऐसे परमाणु रिएक्टरों की संख्या लगभग 25 है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर क्या होता है कि परमाणु रिएक्टर एक ही जगह पे 2, 3, 4 बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए हमारे भारत में परमाणु रिएक्टरों की संख्या कितनी है, तो लगभग 25 है। और केंद्र कितने हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे मतलब कितने कितने स्थानों पर बनाया गया है, तो ये लगभग 7 इसके केंद्र है, 7 केंद्रों पर बनाया गया है, और एक एक केंद्र पर 1, 2, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 ऐसे है ना। तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, तो अगर आप लोग देखना चाहें कहाँ कहाँ पर है, तो एक हमारा मतलब यहाँ पे चित्र पे आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग को याद कर हो जाएगा। ये आप लोग समझ लीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ पे हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली कैसे उत्पादन करेंगे। ये हमारा पानी गर्म होगा, यहाँ से वाष्प जाएगा, वाष्प में इतनी ज्यादा प्रेशर होती है कि इस टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घुमाएगा, तो ये हमारा जो यहाँ पे लगे हैं जो दो चुंबक, इससे हमारा क्या होगा कि बिजली का उत्पादन होगा, और इससे हम लोग बिजली अपना इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देखेंगे बिजली इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, यहाँ से बहुत हाई पावर का बिजली निकलेगा, तो बहुत हाई पावर का बिजली निकलता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको तारों के माध्यम से बड़े बड़े दूर शहर में भेजेंगे, वहां पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं जो बिजली को हाई पावर से लो पावर में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग बड़े बड़े तारों से भेजेंगे, फिर मतलब मोटे तारों से उसका बीच में जहां पे मतलब इसको इस्तेमाल करना होगा, तो वहां पे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, पहले बड़े ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होंगे, फिर छोटे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होंगे। तो छोटे ट्रांसफार्मर क्या होगा, वहां से मतलब हम लोग हाई पावर बिजली को लो पावर बिजली में कन्वर्ट करके फिर हम लोग सब लोग ये जो घरों में बल्ब जलाते हैं, ये हमारा जो लाइट जल रहा है यहाँ पे, जो मतलब जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पंखा बिजली, तो उससे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अगर डायरेक्ट यहाँ जो हमारा बिजली निकलता है, इससे हम लोग घर का बल्ब ये सब नहीं जला सकते, क्योंकि ये बहुत हाई पावर का बिजली होता है, और हमारे घर का जो बल्ब होता है वो 220 वोल्ट इतना बस उसको मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर का इस्तेमाल, जो इन्वर्टर नहीं, जो मतलब हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग मिटाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आप लोग अगर ये जानना चाहें कि हमारे मतलब जो परमाणु रिएक्टर है इसकी स्थापना सबसे पहले मतलब कौन करने की कोशिश किए थे, तो हमारे जो एक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इसको देखिए 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे ये 1948 में इसकी मतलब ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की नींव रखे थे। ठीक है, और एक हमारा जो है बार्क, BARK, बार्क, ये बार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क को हम लोग देखें तो ये हमारा होता है बार्क, ये बार्क पूरा लिखिए बार्क, इसको हम लिखेंगे भाभा, बार्क को हम लोग लिखेंगे BARK, बार्क को लिखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर लिखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, ये हमारा हो गया 1967 में बार्क की स्थापना हुई थी। ये मतलब कुछ हमारी जानकारी है ना कि मतलब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु रिएक्टर की स्थापना की थी 1948 में। बार्क की स्थापना कहाँ कब हुई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1967 में हुई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे ही जानकारी है। फिर हम लोग ये आप लोग देख लिए, और मतलब हम भारत के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि कौन सी स्थापना कैसे हुई है और कहाँ कहाँ कौन कौन से परमाणु रिएक्टर हैं। देखिए,
तो हम एक भारत का यहाँ पे मानचित्र बना देंगे और उसमें कुछ मतलब ऐसे दर्शा देंगे। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया भारत का एक छोटा सा मानचित्र। आप लोग ऐसे समझिएगा ना, ये हमारा भारत का मान लीजिए मानचित्र हो जाएगा और भारत के मानचित्र में हम लोग इसमें दर्शाएंगे कि कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ यूपी वाला क्षेत्र है। यूपी में हमारा एक है नरोरा, नरोरा, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा नरोरा परमाणु, ये हमारा यूपी में है, ठीक है। तो नरोरा में हमारा, यूपी में हमारा देखें नरोरा परमाणु रिएक्टर, ठीक है, यहाँ पे हमारा है। और ये अगर देखें कितना बिजली उत्पादन इससे होता है, तो इससे हमारा बिजली उत्पादन 440 मेगावाट, ठीक है। 440 मेगावाट नरोरा परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इधर राजस्थान वाले ये रीजन, हमारा यहाँ मान लीजिए राजस्थान है। तो राजस्थान वाले रीजन में आएंगे तो राजस्थान में एक हमारा है रावत भाटा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं रावत भाटा। ये हमारा कहाँ है, तो राजस्थान में, RJ, ठीक है। राजस्थान में इससे अगर कितना बिजली उत्पादन होता है, तो इससे हमारा होता है 1180 मेगावाट, 1180 मेगावाट, ठीक है। मार्कर चेंज करके लिखिए क्या। हाँ देखिए यहाँ हमारा हो गया रावत भाटा, राजस्थान में कितना 1180 मेगावाट, ठीक है। और नरोरा में 440 मेगावाट। नरोरा कहाँ है, तो यूपी में हमारा है। फिर हम आते हैं गुजरात वाले रीजन में। गुजरात वाले में यहाँ पे हमारा है काकरा पार, ठीक है। ये हमारा है काकरा पार। काकरा पार में कितना हमारा बिजली उत्पादन होता है, यहाँ भी 440 मेगावाट, ठीक है। ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा गुजरात वाले रीजन में स्थित है, गुजरात, ठीक है। जे, इसको हम लोग बोलते हैं गुजरात, ठीक है। तो हमारा गुजरात हो गया। अगर हम लोग महाराष्ट्र वाले रीजन में आए तो महाराष्ट्र में हमारा एक है तारापुर, ठीक है। तारापुर परमाणु रिएक्टर, तारापुर, तारापुर परमाणु रिएक्टर है, ये कहाँ है, तो ये यानी महाराष्ट्र में है। इससे कितनी बिजली उत्पादन होती है, तो इससे हमारा बिजली उत्पादन होता है 440 वोल्ट, ठीक है, 440 मेगावाट। ये देखिए हमारा एक तारापुर जो है, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर इसी को बनाया गया था, ठीक है। अब ये कब बनाया गया था, अगर देखना चाहे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर मतलब किसने बनवा, किस देश की सहायता से बनाया गया था, तो ये हमारा बनाया गया था अमेरिका की सहायता से, ठीक है। तो ये हमारा 440 वाट का जो तारापुर का जो हमारा परमाणु रिएक्टर है, ये बनाया गया था महाराष्ट्र में, किसकी सहायता से, तो अमेरिका की सहायता से। और यहाँ से कितनी बिजली उत्पादन होती है, 440 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होता है। फिर हम नीचे आएंगे तो हमारा एक है कर्नाटक वाला रीजन। कर्नाटक में हमारा है कैगा, कैगा परमाणु रिएक्टर, ठीक है। कैगा परमाणु रिएक्टर में हमारा यहाँ पे कैगा परमाणु रिएक्टर, यहाँ पे हमारा बिजली कितना उत्पादन होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो हमारा 440 के दो परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना बिजली उत्पादन होता है, तो यहाँ पे हमारा बिजली उत्पादन होता है 880 मेगावाट, ठीक है, 880 मेगावाट। ये कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में, के आर लिखा, के आर कर्नाटक, आप लोग समझिए ना, ये हमारा कर्नाटक वाला हो गया। ये इसका नाम क्या है, तो कैगा, कैगा परमाणु रिएक्टर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आएंगे तमिलनाडु वाले रीजन में। तमिलनाडु वाले रीजन में हमारा यहाँ पे एक है कूडनकुलम, कूडनकुलम, कूडनकुलम जो है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं, 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट। ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। तो ये हमारा कौन हो गया, कूडनकुलम, कितने हैं यहाँ पे, तमिलनाडु, ये हमारा हो गया 2000 मेगावाट, इससे बिजली उत्पादन होता है। यहीं पे अगर हम देखना चाहें तो तमिलनाडु के चेन्नई के पास हमारा एक है कलपक्कम, यहाँ पे हमारा है कलपक्कम, कलपक्कम यहाँ हमारा हो गया। कलपक्कम से हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा एक परमाणु रिएक्टर लगाया गया, तो यहाँ से हम लोग कितना बिजली उत्पादन करते हैं, तो यहाँ से हम लोग 440 मेगावाट, ठीक है। तो देखिए हमारे कितने हो गए अभी तक, नरोरा में एक, मतलब यूपी में नरोरा एक, नरोरा परमाणु रिएक्टर, ये राजस्थान में हमारा 2 रावत भाटा परमाणु रिएक्टर, ये गुजरात में हमारा 3 काकरा पार परमाणु रिएक्टर, ये हमारा महाराष्ट्र में 4 तारापुर परमाणु रिएक्टर, यहाँ पे 5 कैगा, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, कैगा परमाणु रिएक्टर 5 हो गया, ये 6, ये 7, 6 नंबर कौन है, कूडनकुलम, कहाँ पे स्थित, तमिलनाडु में। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, यहाँ पे, यहाँ से हम लोग 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। और ये कलपक्कम हमारा कहाँ है, तो कलपक्कम में हमारा तमिलनाडु में स्थित, इससे हम लोग कितना बिजली उत्पादन करते हैं, इससे 440 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे हो गए। अब देखिए हम लोग अगर टोटल बिजली उत्पादन देखें तो जो हमारा ये परमाणु ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर से हम लोग टोटल कितना बिजली उत्पादन करते हैं, तो टोटल हमारा 8880 मेगावाट, ठीक है। ये हमारा हो गया कुल, मतलब कुल हम लोग इतने से बिजली उत्पादन कितना कर रहे हैं, तो 8880 मेगावाट। हमारे पास वर्तमान में परमाणु रिएक्टरों की संख्या कितनी है,
तो परमाणु रिएक्टर वर्तमान कितने हैं? परमाणु रिएक्टर 25 है ना, परमाणु रिएक्टरों की संख्या कितनी है? तो 25 है। ठीक है, ये इन सब में देखिए बताया ना, कहीं देखिए यहाँ पे एक है, ये 480 है, यहाँ पे 2 है, 440 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 440 एक है, यहाँ पे 1180 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पे ये 4000 है, तो लगभग यहाँ पे 3 या 4 के आसपास है, 4 के आसपास है। तो ऐसे हमारा करके मतलब हाँ यहाँ पे 4, 3 चौक 4 चौक 16, 4 यहाँ पे हमारे है ना। तो सभी को मिला के हमारे पास कितने परमाणु रिएक्टर है? 25 है। और टोटल कितना हमारे पास मेगावाट बिजली उत्पादन होता है परमाणु रिएक्टरों से? तो 8880। ये देखिए जो हम अभी बताया था ना कि जल विद्युत उत्पादन होता है और तापीय विद्युत उत्पादन होता है, नवीकरणीय विद्युत उत्पादन होता है, ये मतलब ये चौथे स्थान पर आता है। उन सबको मतलब जो है पहला पे आता है तापीय, ये पहले पे तापीय आता है, दूसरे पे आता है जल विद्युत उत्पादन, तीसरे पे आता है हमारा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन और चौथे बार आता है परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो ये हमारा चौथे स्थान पर आता है। तो ये हमारे हो गए करीब कुल 7, सातों का क्षेत्र आप लोग समझ लीजिए। रावत भाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, पूरनकुलम तमिलनाडु में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इन सबका आप लोग जान लीजिए कि ये मतलब कितने कितने मेगावाट जहां से बिजली उत्पादन होता है। और आप लोग अब यहाँ पे देखिए एक हमारा और एक मतलब चला था हमारा, यहाँ पे हमारा एक गुजरात वाला रीजन है। गुजरात में एक हमारा था मीठी विरदी परमाणु रिएक्टर, मीठी विरदी परमाणु रिएक्टर यहाँ पे बनाने के लिए मतलब पास किया गया था सरकार द्वारा कि मीठी विरदी परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को बताया कि इससे कितना हानि होता है अगर मतलब वहां पे कभी परमाणु रिएक्टर विस्फोट होता है या भड़कता है तो उससे कितना हानि होगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो हमारा मीठी विरदी परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा था गुजरात में, वहां के जो मतलब स्थानीय लोग थे उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पे परमाणु रिएक्टर नहीं लगाया जाएगा। और वो लोग अपना खेत वहां पे जो मतलब उसको देने के लिए मैदान जो फील्ड होता है, खेत होता है, उससे वो लोग देने के लिए यहाँ पे मना कर दिया कि हम लोग इसके लिए खेत अपना नहीं देंगे। तो न देने के कारण क्या हुआ कि जो गुजरात में लगने वाला मीठी विरदा में परमाणु रिएक्टर था उसको 2017 में ट्रांसफर कर दिया गया कि इसको हम लोग आंध्र प्रदेश में लगाने की कोशिश करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में लगाने के लिए यहाँ पे इसको भेजा गया। तो आंध्र प्रदेश को कहाँ लगाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है कोवादा जिला। ठीक है, कोवादा। तो ये जो गुजरात में मीठी विरदी थी इसको हम लोग आंध्र प्रदेश के कोवादा जिले में इसको ट्रांसफर किया गया लगने के लिए। तो ये यहाँ पे लगने के लिए अभी मतलब कि इसका कार्य चालू है। तो अभी कुछ मतलब चालू हो सकता है, जब भी चालू होगा तो उसको आप लोग को अपडेट मतलब करंट अफेयर आप लोग देखते होंगे तो पता चल जाएगा। तो हमारा आंध्र प्रदेश में लग जाएगा कभी, मतलब लग रहा है अभी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए परमाणु ऊर्जा परमाणु रिएक्टर से जो हमारा मतलब किस तरीके से बिजली उत्पादन होता है। अगर आप लोग ये देखेंगे कि मतलब इसको मंदक के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं, तो मंदक के रूप में आपको बताया कि ये D2O का इस्तेमाल करेंगे, भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें किस क्षण का इस्तेमाल किया जाता है उसको कम मतलब उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए? तो ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग कैडमियम या बोरान की क्षण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा परमाणु रिएक्टर आज मतलब इतना होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के लिए इतना है।